आपने विज्ञान में थियरी ऑफ एवोल्यूशन यानी विकास के सिद्धांत के बारे में सुना होगा। वही थियरी ऑफ एवोल्यूशन ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव में यथावत लागू होता है। यानी चूंकि ज्योतिष भी एक विज्ञान है, तो जातक के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु होने तक के 12 भावों में ये एवोल्यूशन थ्योरी लागू होती है। कैसे? जातक जन्म लेकर जब शरीर का रूप ग्रहण करता है तो वो कुंडली के प्रथम भाव से दर्शाया जाता है। यानी उसका जो शरीर है वो प्रथम भाव यानी जिसे लग्न कहते हैं वहां पे दर्शाया जाता है। मतलब जन्म लेने के साथ ही शरीर रूप धारण कर लेता है, पिंड के रूप में वो आता है। और जब जातक पैदा हो गया, शरीर रूप धारण कर लिया, तो भाई उसके शरीर रूप के या उसके पालन पोषण के लिए कुछ नरिशमेंट, खाना पीना, धन दौलत आदि चाहिए होगी। इसीलिए उसको कुंडली के दूसरे भाव से सिग्निफाई किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा भाव बताता है कि साहब धन की स्थिति, खाने पीने का सामान, संचित धन, ये सब कैसा होगा, और वहां वो सब दूसरे भाव से मिलता है। लेकिन साहब धन ऐसे तो आता नहीं है, धन के लिए परिश्रम करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो तीसरे भाव से वो रिप्रेजेंट होता है। यानी तीसरे भाव में जो परिश्रम है और जो श्रम है, इनको रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि तीसरा भाव आपकी भुजाओं को भी दर्शाता है, तो भुजाओं का मतलब भाई बहनों का भी है, छोटे भाई बहनों का। और वो चूंकि आमतौर पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए भाई बहन उसकी भुजाएं होते हैं और उससे उनको बल मिलता है। और इन्हीं भुजाओं की बदौलत जातक श्रम करता है, श्रम करके धन कमाता है, और वो जो धन एकत्रित करता है वो दूसरे भाव में हमने बताया था आपको। तो तीसरे भाव से क्या हुआ? श्रम किया उसने और धन अर्जित किया। जो जातक पहले भाव में जन्म लेता है उसके लालन पालन में वो कार्य आता है। हालांकि वो पिता का संचित धन होता है, लेकिन अगली जातक की भी वही भूमिका होती है इसी क्रम में। अब साहब चलिए श्रम कर लिया, लेकिन श्रम करने के लिए धन कमाना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर उस तरह का पैशन या भावनाएं पैदा होनी चाहिए। वो कहां से होता है? वो चौथे भाव से होता है। चौथा भाव इमोशंस का है। लेकिन इमोशंस कई बार क्या होता है, अतिरेक हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, यानी वो फिर विवेक से काम नहीं लेते हैं। इसीलिए इंटेलेक्ट 5वें भाव में दिया गया है कि साहब बुद्धि से, विवेक से काम लीजिए, इच्छाओं को, एम को ऐसे बनाइए ताकि आप जो है एक संयमित तरीके से धन का अर्जन कर सकें। अब यहां तक तो चलिए ठीक है, मतलब यहां तक स्थिति हो गई कि साहब चलिए विवेक भी हो गया, भावनाएं भी हो गई, श्रम भी कर लिया, धन कमाने का जरिया भी हो गया हमारे पास। लेकिन अब जातक को यह भी पता होना चाहिए कि साहब हमारी जो ये योजनाएं हैं उनमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। कोई चुनौतियां हो सकते हैं, कोई शत्रु हो सकता है, क्या क्या ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए छठा घर बनाया गया है। क्या कोई साहब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अड़चने, कोई शत्रु व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, या कोई हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, ताकि वो पहले से हम अपनी योजना बना सकें। लेकिन जब शत्रु बहुत अधिक हो जाते हैं तो समाज में मित्रता बढ़ानी पड़ती है, पार्टनरशिप बढ़ानी पड़ती है, और सबसे बड़ा पार्टनर तो लाइफ पार्टनर होता है। इसलिए 7वें घर में ये सब गुण दिए गए हैं, लाइफ पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के, और सोशल सर्किल में सोशल इंटरेक्शन के। फिर साहब अब ये साथी कब तक रहेंगे इनकी? भाई जब उनकी आयु होगी जातक की अच्छी, तभी तो ये रहेंगे, और उस पार्टनरशिप की भी आयु होगी, पार्टनर्स की भी आयु होगी। तो ये सब चीजें 8वें भाव से देखी जाती हैं। लॉन्जिविटी,
कि साहब जातक की आयु कैसी रही, कितनी रही, उस पर निर्भर करेगा। फिर अब धर्म कर्म की बात आती है कि साहब कोई भी कार्य लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो आप वो सर अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष। उसी के तहत फिर साहब 9वें घर में आपको धर्म अध्यात्म आदि की ओर ले जाया जाता है, और जहां से आप इस नैतिक शिक्षा लेकर के 10वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जहां आपको कर्म करना होता है, वो कर्म का भाव है। और कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाने होते हैं, वो बात अलग है, उसको हमने व्यवसाय का माना है, लेकिन व्यवसाय अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको मोक्ष पाना है, केवल मर के नहीं चला जाना है, मोक्ष पाना है। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि कर्म अच्छे होंगे तो आपको गेन होगा, लाभ होगा, वो 11वें भाव से बताया जाता है। इसके बाद फिर 12वां भाव आता है जो खर्चे का होता है और मृत्यु का भी होता है। और यदि आपने सब ये अच्छे कार्य किए हैं और 9वें की नैतिकता अध्यात्म लिए हुए हैं, 10वें में अच्छे कर्म कर रहे हैं, उस अच्छे कर्मों का फल आपको 11वें में मिला है, अच्छे तरीके से और निस्वार्थ भाव से किए गए धन अर्जन या लाभ के कारण आप जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मोक्ष मिलेगा और यहीं से जीवन मरण की जो समस्या है या उसका चक्र है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आपने कुछ ना कुछ गलत कार्य किए हैं जीवन में, तो साहब फिर पुनर्जन्म लेकर के आपको पुनः कष्ट भोगना पड़ेगा।